अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मालिक। सबसे बड़ी खबर आपने सुन ली, वो है कि इमरान खान साहब के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स, नाकाबिले जो ज़मानत होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने निकाल दी हैं। और कल आईजी को हुक्म दिया इस्लामाबाद के कि आप कल गिरफ्तार करके उनको पेश करें। इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने कल FIA के अंदर भी पेश होना है साइफ़र केस के मामले के अंदर, और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है कि मुझे बेल दी जाए और मुझे तफसील दी जाए बिकॉज उनके साइट के कि हमारे पे कोई 180 से ज़्यादा केसेस हैं, हमारे पास डिटेल्स नहीं हैं। तो एक ब्लैंकेट बेल दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि किसी भी इंक्वायरी या केस के सिलसिले में अभी गिरफ्तार ना किया जाए। उससे पहले 9 अगस्त तक उनको बेल मिल गई हुई है कोयटा वाले केस के अंदर, क्योंकि पहले एक इस पर सारा हवा इसलिए बन गई थी कि उन्होंने कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कि जी FIA वाले मामले के अंदर इस प्रोब में साइफ़र में वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो शायद उसकी वजह से ज़्यादा ये एक पैनिक पड़ा हुआ है। दूसरा जो हमने देखा है कि इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया, उसमें टॉप लीडरशिप है, हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं, दूसरे लोग हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंट जो दोनों हमशीरा हैं खान साहब की, उनका भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सो क्लियरली अब आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल एक फ़ाइनल एक इनकी शेप बन रही है। और जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, साथ ही पिछले कोई 24 घंटों में पूरे मुल्क में एक आग लगी हुई थी खबर की कि जी फाइनल कर लिया SR डार साहब का नाम PMLN ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। उस पर फिर काफ़ी लेदे शुरू हुई। पीपल्स पार्टी ने एक से ज़्यादा बार इसको क्लैरिफाई किया है कि हमारे से कोई बात नहीं हुई, हमें तो नाम सजेस्ट भी नहीं हुआ। आज शहरी रहमान और कुंडी साहब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और उसमें इसको शूट डाउन किया, बल्कि शहरी ने यहाँ तक कहा कि जी ये फेक न्यूज़ की चीज़ है। हाँ, ये और बात है कि हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान में कि जो शुरू में फ़ेक न्यूज़ होती है तो वो पता लगता है 5 माह बाद 6 माह बाद वो हकीकत ही निकलती है। पहले पॉलिटिशियंस मानते नहीं हैं। इसी तरह की बातें थी मियाँ साहब के जाने पे भी, इसी तरह की बात थी सबके आने पे। और जब मुशर्रफ वाले ज़माने में कोई डील्स भी हुई थी वापस आने की, तो तब भी मीडिया ने पहले कहा था और सारे डिनाई करते थे, तो वो फेक न्यूज़ बाद में रियल न्यूज़ बन गई। इसहाक डार साहब ने भी इसको और तक़वियत दी जब एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात करते हुए कहा, और अभी आपने इब्तदाइये में सुना भी, कि अगर ज़िम्मेदारी आएगी तो ठीक है, मैं कबूल भी कर लूँगा, मैं तैयार भी हूँगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि एक बार जब मियाँ साहब पहले मुश्किल वक्त में थे और बाहर चले गए थे, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे गद्दी है इस्लामाबाद में, तो उसके जो हैं क्या कहते हैं गद्दी नशीन, उनके साथ भी डार साहब ने अपनी मुलाकात में कुछ इसी तरह की बातें एलिजिडली की थी, जहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, तो दुआ करें कि मैं उस पर प्रॉपरली उसका बोझ उठा सकूं। तब भी बात चलती थी विस्पर्स के शायद वज़ीर आज़म का सीन चल रहा है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। JUI ने कहा है कि आप अकेले फैसले नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी ने कहा हमें अभी तक नाम नहीं आया। लेकिन जब हम देखते हैं, ख्वाजा आसिफ से बात हुई एक मीडिया प्रोग्राम में, लोगों ने उस पर उन्होंने कहा कि अगर हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है कि सारे एग्रीड हैं। अपना एहसन इकबाल साहब ने कल शहजाद के प्रोग्राम में बात करते हुए जवाब दिया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी अगर सारे एग्री करते हैं, अव्वल तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सारे एग्री करते हैं तो ठीक है। लगता यह है कि एक पत्थर फेंका गया पानी में और उसका वेव्स देखी जा रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये एक बड़ा सीरियस इशू चल रहा है जिसके ऊपर बड़ी क्विकली बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई गेस्ट मेरी बात करना ज़रूरी है। एक बड़ी सख्त टेंशन हुई हुई है इस वक्त फेडरल कैपिटल में। जरदारी साहब, मियाँ साहब और ये तमाम लोग में थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि इनको हिदायत कह लें या एडवाइस कह लें, मशवरा कह लें दोस्तों का ये है कि आप इकोनॉमिस्ट लेके आएँ। ये चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन लेके आएँ, और इनको शायद ये ख़तरा है कि ये ना हो कि अगर इकोनॉमिस्ट आ जाए तो फिर बात कहीं लंबी भी हो सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट की। और जब उनसे ये बात हुई तो शायद उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट फ़ौरन मियाँ साहब को सोचा होगा कि वो तो इसहाक डार साहब हैं, घर के हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इसहाक डार काबिल कबूल नहीं हैं, जहाँ पे उनका काबिल कबूल होना ज़रूरी है। सिमिलरली जब आपका सारा बोझ इमरान खान को डिसमेंटल करने का अगर किसी एक पार्टी के ऊपर पड़ गया हो, तो ये फिर हो नहीं सकता कि बाकी बड़े फ़ैसले जो उस फैसले से जुड़े हुए हैं वो फैसले ये अकेले कर पाएँ और किसी की ओपिनियन ना लें। तो ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके ये फ़ैसला हुआ है, और ये मैं बातें कुछ बड़ी एहतियात से कर रहा हूँ, आपसे इन बिटवीन लाइंस भी कर रहा हूँ, जिस तरीके से नाम चला
ये कुछ पसंद नहीं किया गया सर्टेन एरियाज़ में, और इवन एलाइज के दरमियान में भी ये एक रिफ्ट की शुरुआत हो सकती है। इसी तरह ये जो वन पेज फेमस है पाकिस्तान में, उस पर भी हल्का सा स्क्रैच हो सकता है। पहले ही नवाज शरीफ साहब के ऊपर से ज़रा घबराहट होती है थोड़ी सी तमाम लोगों को, नॉट विद शहबाज शरीफ, उनका ख्याल है कि जी वो तो बड़ा कोऑपरेटिवली चलते हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है, क्यों इस वक्त ये नाम चलाया गया, क्यों नहीं चलाया गया? बिकॉज एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं जितने फाइनेंशियल बड़े इनिशिएटिव्स हैं उसमें क्लियरली इंस्टीट्यूशन सामने है। आज बड़ा हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट किया खानेवाल में, जो मॉडल एग्रीकल्चर फार्म जो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत किया, वो भी आर्मी लेड इनिशिएटिव है। फिर वहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब खड़े हुए, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं, उन्होंने कहा जी हम एडिबल ऑयल का भी 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम श्रिम्प फार्मिंग भी करेंगे, हम कैमल फार्मिंग और ये भी होगा, और जनाब सारा कुछ, और तमाम में वो फ़ौज के ताउन से काम कर रहे हैं। जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी वो भी फ़ौज के इंसिस्टेंस पे, फ़ौज के मशवरे पे बनी। जो 2 की एरियाज़ इंडिकेट किए कि आप आईटी में डेवलपमेंट बड़ी तेज़ करें, आप एग्रीकल्चर को आगे हाई प्रोफाइल करें, वो भी उनके मशवरे पे की गई। तो अगर फ़ौज ये सारा कुछ कर रही है और अपने पे ले रही है, और फिर सबसे बड़ी डिसमेंटलिंग भी उधर है, तो क्या ये इतने बड़े फ़ैसले आर्बिट्रेरली PMLN कर पाएगी? ये एक काफ़ी ज़्यादा इस पे बात चल रही है, और भी कुछ बातें, इन सब पे बातें करेंगे आज। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अभी कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मज़हर अब्बास भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे, वो कराची की ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत शदीद बारिश में कहीं। मुस्तफ़ा कमाल से ही बाद में बात होगी। और इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ पीछे रह गई है इसहाक डार साहब के मसले में, वो है सेंसस वाली बात। वो क्यों बड़ी सीरियस बात है उस पर ही मैं बात करूँगा, बल्कि कायरा साहब से उससे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मालिक साहब। सर ये पूरे मुल्क में एक मुसीबत सी पड़ गई, लगता है क्राइसिस नंबर 1 आ गया कि इसहाक डार साहब, आपकी पार्टी कहती है हमने तो कोई मशवरा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। डार साहब खुद इंटरव्यू में बैठ के कह रहे हैं हाँ जी जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैं बिल्कुल करूँगा। 2 वज़रा ने, PMLN के ख्वाजा आसिफ ने, अपना एहसन इकबाल साहब ने, उनका हाँ जी अगर सारे मानेंगे तो क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ है। हमें ही पता है कि ये चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं आई, कहीं बातचीत हुई होगी तब इतनी बड़ी बात चली, वरना सबसे पहले तो डार साहब भी इसको डिनाई कर देते। ये सीन क्या है? क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसहाक डार साहब के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की? ख़ास तौर पे जब आप लोगों ने 14 मई वाला भी इतना फैसला रिजेक्ट किया, सारा कुछ किया कि न्यूट्रल गवर्नमेंट केयर टेकर्स होनी चाहिए और बिल्कुल गैर जानिबदार सेटअप्स होंगे। तो अगर इस गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए तो वो तो फिर केयर टेकर कहीं भी पार्शल नहीं रहेगा। कोई पॉसिबिलिटी है कायरा साहब? मालिक साहब शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक इसहाक डार साहब का है, वो पाकिस्तान के चंद लोगों में है जो इकोनॉमी के भी, सियासत के भी, कॉन्स्टिट्यूशन के भी बड़े माहिर हैं। पिछली हुकूमतों में भी और मौजूदा हुकूमत में भी बड़ा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उनके तजर्बे से तो कोई इनकार नहीं है, अहलियत से भी इनकार नहीं है। लेकिन जो ये नाम आया है ये किसी संजीदा हल्के से तो नहीं आया, मेरे पास तो अभी तक नहीं पहुंचा। ये ऐसे ही हेर से स्टोरी चली है। हाँ, उसके ऊपर जो मुबहम से जवाब आप जिस तरह फरमा रहे हैं वो आए हैं, उनके बारे में कोई एसेस नहीं है अभी उसके बारे में, क्यों ये बड़ा संजीदा इशू है। सो इसको किसी मुबहम इशारे के ऊपर या ऐसे ही सवाल के जवाब में कि हाँ जी अगर हो गया तो देखेंगे, बाज़ औक़ात लाइटर मूड में भी कह देते हैं ना आपसे, कभी हंसी मजाक में भी हम। तो मेरे नज़र में अभी तक ये कोई संजीदा बात नहीं है कि इसको इतना मौजूद बहस बनाया जाए। जहाँ तक मेरी जमात का ताल्लुक है, शहरी रहमान साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसकी वजाहत की है, वो सीनियर है, उन्होंने इसीलिए लीडरशिप से बात करके की होगी। हमारे इल्म में तो नहीं है कि ऐसा कोई नाम कहीं चला है, किसी के साथ मुशावरत हुई है। डार साहब का एहतराम बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन अपनी जमात के सफ़े अव्वल के लीडर हैं। मैं हालांकि इन ओहदों के लिए प्योरली सियासी लोगों का कायल हूँ कि ये ओहदे सियासी हैं या सियासतदान बैठने चाहिए। मैं इसका वकील हूँ पूरी तरह। लेकिन डार साहब के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी संजीदगी से ये नाम आया भी नहीं है, इसके ऊपर बहस लंबी होगी। सर ये आपने शुरू में कहा कि किसी संजीदा जगह से नाम नहीं आए, ये मीडिया ने ही खबर दी थी, और मीडिया ने तब भी ये खबर दी थी जब कोई भी संजीदा नहीं था, और मीडिया ने कहा था कि इस्माइल मिफ्ताक फारिग होने लगे हैं और डार साहब उनको फारिग करवा रहे हैं और वो हो जाएंगे, और वो हो गए।
सो ये उतनी ही संजीदा बात है, लेकिन मैं आपसे ऑन प्रिंसिपल मैं आपसे इनकारी नहीं हूँ। मीडिया बहुत संजीदा है, मीडिया बहुत दूर की कौड़ियां ले आता है और खबर दुरुस्त होती है, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत सारी गैर संजीदा डिबेट्स भी होती है, बिल्कुल होती है, हेरसे के ऊपर भी होती है, सोशल मीडिया के चलने वाली रिपोर्ट। लेकिन मैं आपसे इन प्रिंसिपल मुझे एक प्रिंसिपल बात बताइए, मुझे आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब केयर टेकर का न्यूट्रल होना ज़रूरी है तो क्या इन प्रिंसिपल आपको ये एक बिल्कुल मुतजाद बात नहीं लगती कि सिटिंग रजीम का फाइनेंस मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो? क्या ये इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस बात का जो आप न्यूट्रल केयर मालिक साहब, इस पे बुनियादी सवाल ये है कि क्या स्टेक होल्डर, सारे सियासी जमातें जो इसकी स्टेक होल्डर है, क्या वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे? ये बुनियादी शर्त है। उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं किसी सियासतदान पे, वो डॉक्टर साहब हो, कोई और हो, आप हो, मैं हो, ये तीसरा हो, चौथा हो, जिसके ऊपर भी लोग इत्तेफाक कर लें। सियासतदान नहीं, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। मैं कहता हूं फर्ज करें, मैं तो पहले कह रहा हूं ना कि उनके ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन फर्ज करें कि पीटीआई भी उनको मान लेती है, हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमातें भी मान लेती हैं, अपोजिशन भी मान लेती है, और मीडिया भी जनरली कहता है कि जी अच्छी, चलो ये बेहतर राय है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर एग्री कर जाते हैं तो क्या करेंगे? मैं जरा मजहर को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मजहर, प्लीज फील फ्री टू आस्क, अगर आपने कोई सवाल कारा साहब का करना हो। कारा साहब कह रहे हैं कि अगर सारे एग्री कर लें तो अगर इन सब का मुफाद में यही हो कि इस बंदे को ले आए, तो फिर क्या किसी भी चीज़ में कोई अखलाकी या लीगल कोई चीज़ नहीं रहती? जब यही पार्टीज मजहर कहती थी कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ ये पार्टियां इसलिए कहती थी कि उनको एतराज था। मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रपोजिशन आपके सामने रख रहा हूँ, अगर सब मुत्तफिक सर, मैं उसी पे सवाल करने लगा हूँ मजहर से। मजहर है कि ये सारे एग्री कर लें कि नहीं जी ठीक है, पीपल्स पार्टी एग्री कर ले, सारी जो अलायंस है एग्री कर ले और ये बना ले डार साहब को, तो क्या नो, मैंने कहा सारी सियासी जमातें, उसमें पार्लियामान के अंदर, हुकूमत के अंदर जमातें भी हैं, अपोजिशन की भी हैं, वो जमातें हैं जो असेंबलियों में नहीं है वो भी हैं। सर बाकियों तो छोड़े ना, असल हो तो 3 जमातों ने मैटर करना है। आप छोड़े नहीं, आप छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा। आप इसमें कायरा साहब कोई प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ले रहे। मुझे अच्छा मुझे ये बता दें, चले बाकी छोड़ें। कमर जमान कायरा को खबर नहीं है, नहीं सर, खबर छोड़ दें सर, मेरा सवाल तो सुन लो, मेरा सवाल मैं बताता हूँ मालिक साहब, मैं बताता हूँ छोटा सा। मैं पोजीशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरी इस पोजीशन के ऊपर आपने पूरा एक नैरेटिव खड़ा कर देना। नहीं, हम नहीं रखते। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या कमर जमान कायरा को ये चीज कॉन्ट्रडिक्शन लगती है या नहीं कि सिटिंग गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए और फिर वो सारे कहेंगे ये न्यूट्रल केयर टेकर्स हैं? क्या आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि नहीं लगता, तजाद लगता है कि नहीं लगता? मालिक साहब, ये कंट्राडिक्शन उस सूरत में बनेगी अगर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल के अंदर जमातें हैं उनमें से कुछ जमातें इस पे एतराज करें। अगर सब मुत्तफिक हो तो फिर क्या एतराज, किस बात की कंट्राडिक्शन? यानी कि मजहर साहब, कायरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम सारे इत्तेफाक कर लें तो फिर जो आइन और जो कानून और जो लेजिस्लेशन पास हुई है उसकी स्पिरिट का कोई फायदा नहीं है, इट डजंट मैटर। मजहर, डू यू एग्री? जी मालिक, देखिए ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने एक दूसरे के लिए साइन किया था। इसके 2 सेक्शंस मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक सेक्शन पे ऑलरेडी वायलेशन हो चुकी है, दूसरे सेक्शन पे शायद अब हो जाए। अगर इसहाक डार या सिटिंग गवर्नमेंट या इवन पीपल्स पार्टी के कोई किसी साथी को बना दिया जाए। लोकल बॉडीज के सिलसिले में इन्होंने लिखा है, The concerned election authority shall suspend and appoint a neutral administrator। वो हमने देख लिया कि न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं अपॉइंट हुए। बिल्कुल इसी तरीके से there shall be a neutral caretaker government to hold free and fair elections। The members of the said government and their immediate relatives shall not contest election। अब अगर इसहाक डार साहब बनते हैं तो उनके इस चार्टर के बाकी चार्टर से हट के बन जाए तो इमीडिएट रिलेटिव भी है और वो मिनिस्टर भी है। नहीं, वो तो इमीडिएट मेंबर भी है फैमिली, और वो तो मिनिस्टर दोनों ही हैं। नहीं तो अगर मालिक साहब, मैं मदर साहब से माजरत के साथ एक छोटा सा जुमला कह लूं। अर्ज ये है
सब मजहर बात खत्म कर ले, मैं कह रहा साहब आ रहा हूँ, लेट मजहर फिनिश। जी मजहर साहब, जी मजहर साहब। देखिए मालिक, असल चीज ये है कि ये मुझे ये लग रहा है कि ये लोग वापसी का सफर कर रहे हैं, ये 90s में जा रहे हैं, उससे तो निकल कर हम आए थे। जब मोहम्मद मियां सुमरो वाला 2002 में हुआ था तो उस वक्त तक तो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, ना 18वीं तरमीम थी, उससे आगे की तरफ गए थे ना, हम आगे की तरफ गए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला सेटल किया था, ये सारी चीज़ें की थी। अब हमने एक वापसी का सफ़र कर लिया है। क्यों इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम हो कि जी केयर टेकर का टेन्योर आगे हो सकता है, इस तरह की चीज़ें इलेक्शन लॉज में, मतलब हम आगे जाने की तरफ पीछे का सफ़र क्यों करें? सर ये सारा मफरूजा है। आई एम सॉरी मदर साहब से, बहुत माजरत के साथ, ये सारा मफरूजा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जब तक कोई एक्ट आपके सामने नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में, आप उसको एक हकीकत के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। साहब किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? यानी आप क्या कह रहे हैं? इसके ऊपर भी मैंने जो बात कही है, आप मुझे बिठा के वो बातें कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में न्यूट्रलिटी का जिक्र है। क्या है न्यूट्रलिटी का फैक्टर? कौन डिटरमिन करेगा न्यूट्रल होना? यही सियासी जमातें करेंगी ना। अगर किसी पे इत्तेफाक हो जाए तो और न्यूट्रलिटी क्या हो सकती है? कायरा साहब न्यूट्रलिटी का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, जिस शख्स का किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो और वो जो गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, इसमें आप नई डेफिनेशन गुजारिश ये है मेरे भाई, इस कानून को बनाने की रूह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल में कुछ लोगों को रगड़ा लगता था, कुछ को रगड़ा लगाने वाले होते थे। कहा यह गया कि इसके अंदर एक न्यूट्रल सेटअप आना चाहिए। अब न्यूट्रलिटी का कौन डिटरमिन करेगा? किसी अदालत ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने, मीडिया के किसी फोरम ने, या उन सियासी जमातों ने? अगर सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक हो जाती है, एक प्रपोजिशन थी। चले आप बता दें, कायरा साहब आप बता दें, आपके ख्याल में, आप बता दें, आपके ख्याल में न्यूट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? आप डेफिनेशन दे दें, न्यूट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अच्छा 10 सेकंड्स भाई, बात यह है कि न्यूट्रलिटी डिटरमिन कौन करेगा? आप कर दें, आप बता दें। नहीं आप बता दें, आप सर हमें डेफिनेशन दे दें। मैं तो डिटरमिन कर रहा हूं कि स्टेक होल्डर, ये एक प्रपोजिशन थी मालिक साहब, मेरे को आइडिया नहीं था। ये तो आपने एक सवाल से करते करते हम क्योंकि बाल की खाल उतार रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर एक प्रपोजिशन है, उस प्रपोजिशन को सलाकत बना के हम उसमें बहस करने लगे। मैंने कहा कि अगर सारी जमातें, कि सारी जमातों से मुराद पार्लियामान से बाहर जमातें भी है, असेंबलियों से बाहर जमातें भी है, वो सारे अगर किसी पे मुत्तफिक हो जाए तो न्यूट्रलिटी और क्या होगी? वो सब सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अगर आप सारे मिलके डिसाइड कर लें कि हमजा शहबाज क्या आपके ख्याल में वो, बिकॉज आप सब ने डिसाइड कर लिया, तो क्या वो न्यूट्रल गवर्नमेंट सवर होगी आपकी? और मेरे भाई, अगर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातें, आप फरीक नहीं हैं, वो सर हम फरीक हैं, हम लोग हैं, हम किसी को पर कंसेंसस कर लिया, वो यार इतराज उनको है ना, आपको तो नहीं है। उनको इतराज है, कमाल है। जी मजहर, जी मजहर आप बताएं। एक मिनट होल्ड ऑन। कायरा साहब, न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो लोग, वो पार्टी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कोई नुमाइंदा ना हो। ये होता है न्यूट्रल, कि वो गैर जानिबदार तरीके से इलेक्शन कराए, उसका अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं एमक्यूएम का हूं, आई डोंट एग्री विद दिस। आप फिर न्यूट्रलिटी बता दें, न्यूट्रलिटी क्या होती है, गैर जानिबदारी क्या होती है? मतलब सब ये आपकी राय हो सकती है, मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त राय है, मेरी राय से मुख्तलिफ है। वही तो मैं पूछना कह रहा साहब, आपके ख्याल में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मजहर, मैं कायरा साहब मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ मैं तो कि आप लोग न्यूट्रल क्या समझते हैं। असल में ना मदर साहब की आवाज सिरिल हो रही है, मुझे समझ भी नहीं पूरी आ रही। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फला। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, ये कोई जमात रेस करेगी ना,
ये कोई बंदा रेज करेगा ना। स्टेक होल्डर अगर सारे इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये ठीक है, ये बंदा अगर इलेक्शन कराएगा, हमें इत्तेफाक है इस पे, तो फिर क्या एतराज? अच्छा, अब मेरा सवाल सुने कायरा साहब, इस वक्त जो आपका 13 पार्टी अलायंस है, इन सब का यार मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैंने प्रोपोजिशन ही और दी है। आप गवर्नमेंट को लेके बैठ गए हो। गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा हूं तमाम सियासी जमातें, जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, जिसमें वो जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं है, तीसरी दफा वजाहत कर रहा हूं। पीटीआई को तो छोड़ देना, पीटीआई तो आपको भी नहीं मानती, वो तो किसी को भी नहीं मानती, छोड़ दें, वो इसका बात यार। अदरवाइज अभी चले ना बात, अभी आप मैंने जो प्रोपोजिशन दी थी, नहीं तो यार खुदा के लिए मालिक सर, आइन ये कहता है, सर आप हुकूमत में आ जाते हो। बॉस, आइन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कुछ है, आप बहुत कुछ कर रहे हो। नहीं ये ना करो सर, सुन लेना। आइन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने एक मफरूजे पे बात कर दी, मैंने एक मफरूजे पे बात की। अब मफरूजे पे एक डेफिनेशन पूरी न्यूट्रलिटी की आपने चेंज कर दी है ना, हम उसको समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। मैंने आपको रखी है, मेरी ये राय है, मेरी राय मैंने एक मफरूजे के ऊपर रखी है। आप जो अभी बातें करें तो किसके स्टेक होल्डर्स सारी जमातें, अब आपने एकदम निकाल दिया कि पीटीआई को निकाल, मैंने तो पीटीआई शामिल करके बात की है, आपने निकाल दिया, मफरूजा खत्म हो गया, फिर बहस किस बात की है? तो आप ये कह रहे हैं अगर पीटीआई आपके किसी भी बंदे पे एतराज करेगी एस पीएम, तो फिर आप उसको अकोमोडेट करेंगे? यार मैं खुदा के वास्ते मालिक, ये नहीं कि आप जैसे समझदार लोग, वो मैंने आपके एक बाल से खाल उतारने वाली बातों के अंदर अंदर चलते चलते एक मफरूजे पे बात कर दी कि भाई अगर सारे स्टेक होल्डर्स जमातें जो हैं वो किसी एक सियासतदान पे उसके किरदार की वजह से मुत्तफिक हो जाती हैं, तो फिर क्या एतराज रह जाएगा? जमातें ही एतराज करती है ना कि मेरा मैंडेट चोरी करेगा। मालिक का मैंडेट तो नहीं है, बदर अब्बास का मैंडेट तो नहीं है, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी, मफरूजे को आपके बातों से मैंने कहा, तो आपने उसको एक आर्गुमेंट बना लिया और उसके ऊपर बहस शुरू कर दी। मजहर, योर लास्ट कमेंट ऑन दिस, फिर मैंने आगे चलना है। डू यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस? कायरा साहब देखिए, चीज ये है कि जो इसकी स्प्रिट, उसकी स्प्रिट ये थी कि एक ऐसी केयर टेकर, जी इसकी स्प्रिट ये थी जो आप लोग लेकर आए थे, हम नहीं लाए थे, आप ही लोग लेकर आए थे। उसकी स्प्रिट ये थी कि क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, बहुत ज्यादा टेंशन थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसलिए आप ही लोगों ने ये तय किया कि न्यूट्रल केयर टेकर। अब न्यूट्रल केयर टेकर का माने ये हुए कि जी पीपल्स पार्टी को भी उस पर एतराज नहीं हो और पीएमएलएन को भी नहीं हो और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी केयर टेकर्स आए उसके बाद उनकी कोई जमात से वाबस्तगी नहीं थी, उनकी कोई जमात उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। अब एक ऐसा न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप हो कि जिस शख्स को आप नॉमिनेट करें उसकी कोई जमात उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रही हो, उसका कोई रिलेटिव और वो खुद उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर। जमात का कोई जिक्र नहीं है, फैमिली का है, फैमिली का है, वो नहीं करेगा, उसकी फैमिली नहीं करेगी। जमात का कोई जिक्र नहीं है, जमात का कहीं जिक्र नहीं है। सर जमात का फिर आप बहस दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर आपने जमात का जिक्र नहीं है भाई, किसी कहना मफरूजा आ गया, जमात का जिक्र नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा। मुझे कायरा साहब ये बताएं, मैं आपने कहा कि उसमें किसी जमात का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है जमात का। अगर जमात का बंदा होगा वो जमात जो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनेगा उसका कि वो उस जमात का मेंबर है, उस जमात के साथ है और वो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये सवाल तो कोई मुखालिफ जमात उठाएगी ना। अगर पाकिस्तान की सारी इलेक्शन में अगर मुखालिफ जमात ना उठाए तो फिर ठीक है। अगर मुझे ये बताएं, मुझे मालिक साहब ये बता दें कि अगर जो स्टेक होल्डर हैं वो कहते हैं कि ये बंदा न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्शन ठीक होगा, तो फिर आपको, मुझे या जो बाकी फ्री कैन है उनको क्या एतराज हो सकता है? ये मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। यानी कि फिर आप आराम से इकट्ठे शायद ये प्रैक्टिकली इसका मतलब है, इसका मतलब है कायरा साहब, इसका मतलब है हम बहस कर रहे हैं, शायद प्रैक्टिकली ये मुमकिन ना हो, लेकिन मैंने थ्योरेटिकल बात की। अब मेरी बात सुन लें, बिल्कुल ठीक बात करें। आप सारे मिलके हाँ जी भाई सारे मिलकर मुल्क का निजाम बदल दें तो आप रोक सकते हो। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, अब मुझे बताएं
जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इस वक्त हम हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस वक्त है, एक तरफ एक इत्तेहाद है, दूसरी तरफ एक जमात है, एक पोलराइजेशन है जो 90s में भी हमने देखी। उसमें क्या आप समझते हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है वो केयरटेकर बनेगा तो उसमें बशमूल पीटीआई सब एग्री कर जाएंगे? अगर एग्री कर जाते हैं तो मोर देन वेलकम, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एग्री करेंगे। मालिक साहब, मदर साहब, गुजारिश ये है, मैंने ये आइडिया नहीं दिया, मैंने ये मफरूजा नहीं छेड़ा, ये मेरा आइडिया या मेरा ख्याल नहीं है, मैंने कोई अपना आइडिया फ्लोट नहीं किया। एक गुफ्तगू में मालिक के साथ चलते चलते मैंने कहा कि इसके एक आइडिया दिया। अच्छा चलो मुतफिक नहीं करते बिस्मिल्लाह, मैंने कोई एक मिनट, हम इसको इस तरह लेके खड़े हो गए हैं जैसे मैंने कोई आइडिया दिया है, मैंने कोई एक नजरिया फ्लोट किया। सर आपने नई डेफिनेशन दी, आपने न्यूट्रलिटी नई डेफिनेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब भी अपनी बात पे खड़ा हूं, मैं अब भी अपनी बात पे खड़ा हूं। मदर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पोलराइजेशन में क्या कभी भी शायद ये मुमकिन है। मैंने खुद कहा, पहले कहा कि शायद जो आइडिया हम बहस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, इसलिए कि कोई ना कोई जमात तो एतराज करेगी। मैंने तो सवाल ही आपके सामने ये रखा था। अच्छा सर चले, अब आगे चले, छोड़े इस बात को, ये तो बहस चलती रहेगी। ये मुझे बताएं, ये सारी स्क्रीन्स गर्म हो गई थी डार साहब के ऊपर से। वो आते हैं तो स्क्रीन्स गर्म हो जाती, इकॉनमी गर्म नहीं होती लेकिन स्क्रीन्स गर्म हो जाती हैं। ये मुझे बताएं कि सेंसस का मसला बड़ा साइड पे चला गया लेकिन बड़ा रियल है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो एक बयान दिया था राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि जी अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सेंसस हम अप्रूव भी करते हैं तो हम उसका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, इलेक्शन जो होगा वो पुरानी हल्का बंदियों पे होगा। फिर एमक्यूएम ने काफ़ी शो डाला कि जी होना चाहिए व्हाटएवर। मैं सर ये रूल्स पढ़ा था, जो ये रूल्स वगैरह हैं, इसके अंदर है ये कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कोई फैसला करती है तो उसके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उसको विद इन 1 वीक उसके मिनट्स निकाल देते हैं, और अगर किसी को मिनट्स पे कोई एतराज़ात हो, कुछ हो मेंबर्स को, तो उनके पास 2 हफ्ते होते हैं कि वो उसके ऊपर अपने कोई भी अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग पे कोई हो फैसलों पे तो वो अपनी आरा दे दें। अगर वो ना आए तो उसके बाद वो रेलेवेंट सूबे को या मिनिस्टर डिवीज़न जिस पे भी अप्लाई करता है वो उसको चला जाता है, और उन पे लाजम है कि उसको इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें। अगर आप वैसे तो 90 दिन में आईनी तौर पे लाजम था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हर 90 दिन बाद, इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने। अब सुना है कि 25 की तारीख दी गई है और उस पर आप सुन रहे हैं हम शायद 31 को हो, और उसमें एक सब्जेक्ट सेंसस का भी होगा। अगर आप लोग सेंसस अप्रूव कर लेते हैं और आप कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं देते और आप 8 तारीख को चले जाते हैं, इतने में वो 7 दिन भी ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सेक्रेटरी साहब उसको भेज देंगे, 15 दिन और गुजरेंगे तो मैक्सिमम विद इन 45 डेज वो प्रोसेस फिर ऑटोमेटिकली शुरू होगा, और फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें डिले होंगी, कोई 4-6 माह आगे चली जाएंगी। क्या ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसलिए बुलाई जा रही है कि सेंसस हो भी जाए, आप लोगों पे इल्ज़ाम ना लगे, आप कहते हैं यार हम तो सेंसस पुराने पे करके गए थे, ये तो केयर टेकर्स ने किया है। जैसे इमरान खान का आपने सारा मुकदमा डाल दिया इंस्टीट्यूशन पर, जी इंस्टीट्यूशन डील कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसी तरह सेंसस भी आप एक डाल के जा रहे हैं जिसका आपको पता है कि केयर टेकर को करना पड़ेगा। तो ये सेंसस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्ज यह है कि सेंसस यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और पिछला सेंसस 2017 में जब हुआ उसके ऊपर जब 2018 का इंतखाब आया तो उस वक्त भी एक तहफ़्फ़ुज़ रखा गया था कि जल्द और सेंसस कराया जाएगा, लेकिन 2018 में क्योंकि इलेक्शन ड्यू था, 5 साल असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो चुकी थी, लिहाजा वो इलेक्शन होना ज़रूरी था। आपने दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, सेंसस होना, हल्का बंदियाँ होना, ये भी एक आईनी तरीका है, इलेक्शन का बर वक्त इनकार भी ऐसा है। जब असम्बली की मुद्दत ही पूरी हो चुकी है तो आगे कैसे जाए। अब सवाल ये है कि एमक्यूएम ने फ़र्ज करो सवाल उठाया है कि सेंसस के ऊपर, नए सेंसस पे इलेक्शन होने चाहिए। पुराने सेंसस के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात थे, नए सेंसस के ऊपर उनका भी एतराज़ है, हमारा भी। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन इसके तहत हो, और वही सबसे बड़ा एतराज़ भी कर रहे हैं कि ये सेंसस अभी दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये है कि सेंसस को दुरुस्त करने के लिए मजीद वक्त लगेगा, तो फिर उनको और वक्त चाहिए होगा, और जमातें भी इस पर आ सकती हैं। सो इसका मतलब यह है कि आप एक लंबे अरसे के लिए सेंसस के ऊपर पहले इत्तेफाक राय खड़ा करें ना, उसके बाद आपको 4 महीने जो हल्का बंदियों की चाहिए, फलां चाहिए,
तो आप तो 6-8 महीने तो फिर अब सीसीआई के एजेंडा में फिर सीसीआई, सर आखिरी सवाल मैंने ब्रेक लेना, मुझे ये बताएं फिर सीसीआई के एजेंडा में आप लोगों ने सेंसस क्यों रख रहे हैं आप? सर इसलिए वो अगर है तो मुझे नहीं पता, मेरे पास एजेंडा नहीं आया, आई एम नॉट मेंबर ऑफ द सीसी। लेकिन सवाल ये है कि सीसीआई से पहले अगर ये सेंसस फाइनल हो जाता है, जो अप्रैल में फाइनल होना था, तो उसमें रख के ये देखा जा सकता है कि अगर सारे स्टेक होल्डर उस पर मुत्तफिक हो जाए तो उसका नोटिफाई नहीं होते तो डेफर हो जाए। ठीक 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 है, मुझे ब्रेक का वक्त है कि साहब बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद अभी बात शुरू करेंगे और हमें मुस्तफा कमाल साहब भी ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम से, ज़रा उस पर भी सेंसस पे बात कर लें, बिकॉज ये सेंसस एक हिडन गेम है जो भी पूरी तरह फाल है, और अगर बहसें इस पर नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि ये ठंडा हो गया मामला। ब्रेक के बाद बैक टू द शो। अभी मुस्तफा कमाल साहब ने मैं ज्वाइन किया, सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम। मुस्तफा भाई ये बताएं, अभी कायरा साहब ने कहा आप लोग जिद कर रहे हैं इलेक्शन करवाएं, उस पर नई हल्का बंदियों पे साथ एतराज़ भी कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? वो कहते हैं बहुत डिले हो जाएगा। नहीं, एतराज़ तो मालिक साहब हमारा इस वाली बात पे था ना कि जब 7 अप्रैल को इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई और कराची की आबादी 1,35,00,000 है, उसके बाद से हमारे एतराज़ और सबूत और शवाहिद की वजह से डेट्स बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म ने 5 दफ़ा मुलाकात की, एहसन इकबाल साहब ने 11 दफ़ा मुलाकातें की हैं, और ये डेट्स बढ़कर जब ये 23 मई को जब ये ख़त्म किया है, एंड हुई ये सारी चीज़ें, तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ। फिर उस पर ऑडिट होना था, क्लॉज था, हमने कहा कि भाई ये भी नंबर्स ठीक नहीं है। अब ये ऑडिट के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, अगर रिजल्ट ठीक हुए, नंबर्स ठीक हुए, तो हमारा इतराज खत्म हो जाएगा। हमारा पॉइंट ये कि जब ये सेंसस हो चुका है, उसका ऑडिट भी हो गया है, उसकी डेट गुजर गई, अब इसकी अनाउंसमेंट बाकी है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप ये कहेंगे कि मरदमशुमारी, पिछली मरदमशुमारी पे आप इलेक्शन ऑडिट की आपको क्या डेट बता रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट की क्या डेट बता रहे हैं? रिपोर्ट तो मैं हमारी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा यही है कि इसके बाद जो चूंकि बहुत 1% सैंपल ऑडिट हुआ, 1.5%, और ये 22 तारीख को उसकी डेट खत्म हो गई, ऑडिट खत्म हो गई है। अब ये कंपाइल कर रहे हैं और हमारे पास जो इतलात हैं सुन रहे हैं कि 29 को, शायद इसी महीने की 29 को ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देंगे। तो अगर सीसीआई 31 को होती है फिर उसमें ये सेंसस हो सकता है मामला? जी करना चाहिए, इसलिए कि मालिक भाई इसको समझने की जरूरत यह है कि देखिए ये सारा प्रोसेस हो गया है, और ये सारा प्रोसेस अगर नहीं हुआ होता, इसमें 4 साल 6 महीने बाकी होते, तो हम कहते हैं भाई अभी तो 6 महीने के बाद सेंसस होगा, फिर उसकी बात अभी नहीं ना करें हम। ये सेंसस ऑलरेडी हो चुका है, बड़ी इस पे मेहनत हो चुकी है। अगर इस सेंसस के इन तमाम चीजों को अकाउंट फॉर किए बगैर आप इलेक्शन में जाएंगे तो फिर वो इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं कहलाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकातें हुई उसमें आपको क्या तासुर मिला है कि वो सीरियस हैं, सेंसस को लाने में सीरियस हैं नए हल्कों को, कि बिल्कुल सिर्फ ऐसी ज़बानी जमा खर्च? शायद मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है, और एहसन इकबाल साहब की मौजूदगी में जिनका हमने हवाला भी दिया कि एहसन साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का के बयानात आए हैं मीडिया पे, उन्होंने कहा कि कैटेगोरिकली ये वाली बात की कि इस चीज़ का कहीं भी डिसीजन नहीं हुआ कि इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पर कराए जा रहे हैं, और तासुर यही सारा, फिर प्रोविजनल रिजल्ट्स की भी बात हुई कि यही सारा तासुर है। जब नहीं कराए जा रहे उसके ऊपर तो डेफिनेटली फिर कोई तीसरी बात तो हो नहीं सकती, फिर तो दूसरी बात यही होगी कि इलेक्शन जो है वो नहीं मरदमशुमारी पे होंगे। मज़र अगर इन्होंने ये कोई फास्ट साइड वाइंडर नहीं फेंकना तो फिर ये सेंसस क्यों डिस्कस कर रहे हैं सीसीआई की जो मुजव्जा मीटिंग है? देखिए मालिक, एक चीज तो ये है कि अगर ये इलेक्शंस नई सेंसस पर होते तो ज़्यादा बेहतर होता। उसकी वजह यह है कि जब आप अगला सेंसस करेंगे तो अगले इलेक्शंस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जो मरदमशुमारी होगी उसके मुताबिक कभी भी इलेक्शंस नहीं हुआ करेंगे। यही अगर थोड़ा सा जो है ये इस चीज़ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करते, और जिस तरह आप देखें ना कितना बड़ा सरप्राइज़ है कि आपने जो सेंसस के ओरिजिनल रिजल्ट्स अनाउंस किए उस पर जब एतराज़ आया, और उस एतराज़ के नतीजे में साबित हुआ ना कि कितना कम आपने कराची को शो किया था, और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और पहले करते तो शायद और भी ज़्यादा आबादी, अगर तो उससे
वो जो नेग्लिजेंस थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, कुछ और था, लेकिन ये साबित तो हुआ कि आपने इतने लाख लोगों को नहीं गिना था। अब मसला ये है कि अगर आप आपके ख्याल में होने चाहिए, लेकिन मुझे मुस्तफा जी अब बात खत्म करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने इस मर्तबा नहीं कराए तो फिर अगले सेंसस में, अब ये जो सीसीआई में लेकर गए हैं वो बेसिकली मेरा ख्याल है उस पर अपना वो रखना चाहते हैं कि जी ये सेंसस इसको क्लोज कर दिया उसमें और लेट दी केयर टेकर डिसाइड। हाँ एग्जैक्टली, हमारे पे ना डले कि हम डिले करना चाह रहे थे। मुस्तफा भाई ये बताएं, आपकी इस मामले के अंदर मुख्तदर हलकों से भी बात हुई, वो क्या कहते हैं? नहीं मालिक भाई, मुख्तदर हलकों की बात तो मैं नहीं हुई हमारी, और अगर होगी भी तो मैं आपको टीवी पे मुख्तदर हलकों वाली बात कैसे डिस्कस कर सकता हूं, और मैं क्या आपसे मैं कह सकता हूं। हम तो वज़ीर आज़म से ऑफिशियल अपनी गुफ्तगू आपसे डिस्कस करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, कम अज कम आपको ये तो अंदाजा आप दे सकते हैं कि हाँ उनके ख्याल में भी नई मरदमशुमारी होनी चाहिए इलेक्शन या पुरानी पे, कोई आइडिया तो होता है ना इंसान को। नहीं नहीं मेरे पास ऐसा अभी इस वक्त तो कोई आइडिया नहीं है मालिक भाई। जब होगा तो मैं आपको, वो भी कैमरों पे नहीं, फिर आपको वैसे फोन पे बता दूंगा। वो तो हम उनसे ही पूछ लेंगे, लेकिन अगर आप मुख्तदर हलकों से नहीं मिलते फिर तो आप ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे इस्लामाबाद के। आपको पता ना इस्लामाबाद के साथ और भी चक्कर लगाना पड़ता है। मैंने तो नहीं कहा आपसे कि देखो ये पाकिस्तान है, हम कोई आइसोलेटेड वर्ल्ड में तो रह नहीं रहे, तो डेफिनेटली जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हम आइसोलेशन में अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो हमारी गुफ्तगू सारी और हमें जो एश्योरेंसेस हैं वो डेफिनेटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हैं, और उन्होंने बहुत कैटेगरी और बड़ी डिटेल में इसकी डिस्कशन हुई सारी, और वज़रा की मौजूदगी भी, फिर उन्होंने कमेटी बना दी, साथ साथ हमारी भी कमेटी बन गई और हमारे इसके ऊपर कंसल्टेशन हो रही है। और हम तो इस वहाँ पे इन्हीं का रोल है। और मैंने आपको बताया जब सेंसस के रिजल्ट आ गए थे और हमें एक्सेप्टेबल नहीं था तो हम कहीं और नहीं गए, हम वज़ीर आज़म के पास गए 5 दफा। उन्होंने फिर एहसन इकबाल साहब से 9 दफा हमारी मीटिंग्स कराई जिनके अंडर में ये सेंसस का डिपार्टमेंट आता है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इन तमाम हमारी रुदात को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुनवाई जरूर की हमारी। अब मैं आपके ऑफ द रिकॉर्ड फोन का इंतजार करूंगा ताकि मुझे भी असल बात पता लगे। मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया आपका, मज़र, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन सेंसस में मैं इसलिए बात ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज ये सेंसस वाली चीज़ ऑन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज जैसे मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि इनके टॉप लीडर ने मुझे कहा कि जो राना साहब का बयान था वो बड़ा कैलकुलेटेड बयान था कि हम ये नहीं तासुर देना चाहते कि हम इलेक्शन से घबरा रहे हैं या हम इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वक्त थोड़ा सा लगे और हम ऐसी गेम करेंगे कि ये जो सेंसस के मुताबिक नए सेंसस में इलेक्शंस की गेम बन जाए, लेकिन सारा डले के टेकर्स पे। अब क्या होगा, और एक इत्तला मैं आपसे और शेयर करूँगा। अभी ड्यूरिंग द ब्रेक मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कल बिल्कुल ना होने के बराबर इम्कान मौजूद है, इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे, जो ख़तरा है। और मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा मैं आपको पहले भी बता चुके हम कि 16 सितंबर से पहले हम नहीं चाहते कि इनका कोई अरेस्ट हो। ये गवर्नमेंट के बड़े सीनियर आदमी हैं कि इनका कोई अरेस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ दे दे और फिर हर बारी वो वाली रिलीफ एक प्रेसिडेंस बन जाए और लोअर कोर्ट्स और बाकी भी पाबंद हो जाएं। इसलिए 16 सितंबर तक गिरफ्तारी नज़र नहीं आती। अब देखते हैं कि उनकी इतला ठीक थी या सियासी कुछ बात कुछ और होती है। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।